सुनिए विद्यार्थियों, माल विक्रय अधिनियम 1930 के होल सोल कॉन्सेप्ट की चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, माल विक्रय अधिनियम बिहार पीसीएसजे के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ में माल विक्रय अधिनियम का अध्ययन ऐसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के युग में व्यापार और वाणिज्य की महत्ता है। इसे देश की धमनी आर्टरी कह देते हैं। जैसे रक्त का संचार शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, ठीक उसी तरीके से व्यापार वाणिज्य में गतिशीलता, तीव्रता और उसकी जो मजबूती है वह देश के विकास को सुदृढ़ करती है। तो इसको समझने के लिए या इसके संदर्भ में हम लोग माल विक्रय अधिनियम 1930 की चर्चा करते हैं और इसके संदर्भ में शुरुआत जो करेंगे वह भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की। जैसा कि हमने शुरू में ही या कई बार मैंने इस पर चर्चा भी किया कि यह जो भारतीय संविधान अधिनियम है, एक तो भारतीय संविधान अधिनियम बाद में 1930 में यह इसके कुछ सेक्शन को निकाल करके माल विक्रय अधिनियम और इसी तरीके से इसके कुछ और सेक्शन को निकाल करके भारतीय भागीदारी अधिनियम को सृजित किया गया। इस संदर्भ में माल विक्रय अधिनियम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 76 से 76 से सेक्शन 123 तक के जो उपबंध थे उनको अलग करके एक नया अधिनियम माल विक्रय अधिनियम 1930 को इनेक्टेड किया गया, अधिनियमित किया गया। यह 15 मार्च 1930 को अधिनियमित किया गया, जो 1 जुलाई 1930 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। एक चीज आप बार बार ध्यान दें, जहां पर भी अधिनियम के बैरक्ट में ये लिखा हो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व, उन सब के संदर्भ में ये ध्यान दे देना है कि जम्मू कश्मीर राज्य संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 से भारत की समस्त विधियां, जो केंद्रीय विधियां हैं जिसको स्टेट अपने लिए नहीं बनाया है, केंद्र ने सृजित किया है, तो जैसे अन्य राज्यों में लागू होंगी ठीक उसी तरीके से वह जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो अधिनियम है पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर राज्य में भी 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया है। अब वहां की स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है वो किस तरीके से उसको चलाए, लेकिन ये कि वहां लागू नहीं है, अब ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने आपसे चर्चा भी किया कि भारतीय जो माल विक्रय अधिनियम है यानी द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसका जो सब टाइटल है माल विक्रय अधिनियम 1930 है, जिसका उल्लेख धारा 1 के खंड 1 में किया गया है और खंड 2 और 3 की चर्चा हमने
जो अधिनियमन तिथि यानी 15 मार्च 1930 की चर्चा करते समय कि इस समय इनेक्टेड हुआ है, उसी के साथ हमने आपको ये बता दिया कि यह अधिनियम 1 जुलाई 1930 को लागू हुआ और जम्मू कश्मीर राज्य में भी 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। विद्यार्थियों, यह जो माल विक्रय अधिनियम में माल के क्रय और विक्रय से संबंधित विधियों को अधिनियमित किया गया है, यानी उसको इसमें शामिल किया गया है और इसीलिए इसके प्रियम्बल में स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया है कि माल के विक्रय से संबंधित विधियों को परिभाषित संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इट मीन्स ये जो अधिनियम है ये माल की क्रय विक्रय से संबंधित जो प्रावधान हैं उन्हीं को परिभाषित संशोधित करना है। यही उद्देश्य के लिए, इसी उद्देश्य के लिए इस अधिनियम को इनेक्टेड किया गया। जैसा कि हम इसको स्पष्ट भी कर चुके हैं कि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 76 से धारा 123 तक के जो प्रावधान है वह इसमें शामिल किए गए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान अधिनियम की इन धाराओं को जो अलग करके माल विक्रय अधिनियम 1930 को सृजित किया गया है, इसके अंतर्गत 7 भाग 7 पार्ट्स और वर्तमान में 66 धाराएं हैं, 66 सेक्शंस। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो माल विक्रय अधिनियम 1930 है, क्योंकि माल का विक्रय होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल बेचता है, उसके बदले वह कीमत लेता है। तो चूंकि विक्रय है, क्या विक्रय किसे कहेंगे? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में ही स्पष्ट कर दिया गया है, कीमत के बदले संपत्ति का अंतरण ही विक्रय है। यानी जहां पर प्राइस के बदले, कास्ट के बदले किसी चीज को ट्रांसफर कर देती हैं, उसी को ही विक्रय कहा दिया जाएगा। ये अलग बात है कि जो विक्रय और विक्रय करार, संविदा, ये तमाम बातें हैं, वास्तव में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इसी संदर्भ में हम आपसे इसकी चर्चा जरूर करेंगे। विद्यार्थियों, धारा 4 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि सेल क्या है, सेल एग्रीमेंट किसे कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, इन चीजों के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 4 में 4 खंड बताए गए हैं और जिसमें प्रथम खंड से स्पष्ट होता है कि विक्रय संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें विक्रेता के द्वारा कीमत के बदले, प्राइस के बदले, कास्ट के बदले संपत्ति या वस्तु का अंतरण किया जाता है या अंतरण करने का करार किया जाता है। एक भागिक स्वामी दूसरे भागिक स्वामी से, ए पार्ट ओनर दूसरे पार्ट ओनर से विक्रय संविदा कर सकता है। तो क्लास फर्स्ट में ये 2 बात बताई गई है। पहली बात क्या है कि विक्रय संविदा एक ऐसी संविदा है, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये क्या है?
तो विक्रय संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें विक्रेता यानी जो सेलर है कीमत के बदले चीज का अंतरण करता है, कोई वस्तु का अंतरण करता है या अंतरण करने का करार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब संविदा की जाए या तो उसी समय वस्तु का अंतरण कर दिया जाए या तो बाद में अंतरण किया जाए। ये दोनों बातें विक्रय संविदा के अंतर्गत आती हैं। विक्रय संविदा में केवल एक बात पर जोर दिया जाता है कि विक्रेता कीमत के बदले वस्तु का अंतरण करता है या अंतरण करने का करार करता है, बस इसी को विक्रय संविदा कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय संविदा में दो बातें हो गई, एक तो कीमत के बदले तुरंत अंतरण या अंतरण करने का करार, और जब कीमत के बदले तुरंत अंतरण कर दिया जाता है तो धारा 4 का तीसरा खंड ये कहता है कि वह संविदा विक्रय होगी जहां पर संपत्ति संविदा के अधीन विक्रय की जाती है। वहां पर यदि वस्तु का अंतरण कर दिया गया, संविदा के समय कर दिया गया, तो वहां पर वह जो संविदा होती है उसे विक्रय कहा जाएगा। लेकिन जहां पर ऐसी जो अंतरण है वह किसी आगामी समय पर या किसी शर्त के पूरा होने पर अंतरण किए जाने की बात की जाती है कि वस्तु का अंतरण किया जाएगा, वहां पर वह संविदा विक्रय करार होगा। तो विद्यार्थियों, धारा 4 के पहले खंड में जो दो बात कही गई उसी का आंसर खंड 3 में दे दिया गया है कि जब तुरंत अंतरण होगा तब तो वह संविदा सेल हो जाएगी, और जब अंतरण बाद में किया जाता है वस्तु का तो वही करार हो जाता है, वही एग्रीमेंट हो जाता है, दैट इज एग्रीमेंट। लेकिन एक चीज और याद रखना है, वह यह है कि अगर यही जो विक्रय करार था वह विक्रय करार में जो टाइम बताया गया, आगामी समय दे दिया गया है कि किसी फर्दर टाइम पर चीज का अंतरण किया जाना है या किसी शर्त के पूरा होने पर संपत्ति का अंतरण किया जाना, वस्तु का अंतरण किया जाना है, अर्थात कोई आगामी समय है उस पर वस्तु का अंतरण किया जाना, ऐसा उल्लेख किया गया हो करार में, या कोई शर्त रखी गई है करार में कि भाई वो शर्त पूरी हो जाए तब चीज का अंतरण किया जाएगा, ये तो विक्रय करार हुआ। लेकिन जब यही शर्त पूरी हो जाए, जब यही समय समाप्त हो जाए या वो समय आ जाए जिस समय पर पेमेंट उसका ट्रांसफर किया जाना है, तो समय के आ जाने पर या बीत जाने पर या शर्त के पूरा होने पर धारा 4 का खंड 4 ये कहता है वही विक्रय करार अब विक्रय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि शर्त लगाई जा सकती है, आगामी समय दिया जा सकता है, और इसीलिए खंड 2 में कह दिया गया कि ये जो विक्रय संविदा होती है एब्सोल्यूट भी हो सकता है और सशर्त भी हो सकता है, यानी कोई शर्त लगाई जा सकती है या शर्त नहीं भी लगाई जा सकती है। विद्यार्थियों, इसको और क्लियर करने के लिए हम एक दृष्टांत आपको देते हैं
और उसी दृष्टांत से ये पूरा का पूरा जो मामला है सेक्शन 4 में वह समझ में आ जाता है। देखें, एक व्यक्ति है, वह अपनी कार बी को 1.5 लाख रुपए में बेचने का करार करता है। तो अब करार किया, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहां पर हम लोग देखेंगे धारा 4 के अंतर्गत कि ए कार को 1.5 लाख रुपए में बेचने के लिए उसने बी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो यह संविदा ए ने बी से 1.5 लाख रुपए में कार को बेचने के लिए किया है, यह चूंकि संविदा की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे करार जो विधितः प्रवर्तनीय होते हैं, 2H आप देखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, वही करार ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यह जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, आवश्यक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, दोज हैव बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है, इसको बता दिया गया है कि क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसके आवश्यक तत्व हैं। ऐसे आवश्यक तत्वों के बारे में सेक्शन 10 के अंतर्गत उल्लेख कर दिया गया है। अब हम चूंकि संविदा हो गई, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 1.5 लाख रुपए में कार बेचने की संविदा बी से करता है। यहां पर आप देखेंगे जब कीमत, ये क्या हो गया, धारा 2 खंड 10 के अंतर्गत कीमत वह प्रतिफल है, यह एक ऐसा प्रतिफल है जो वस्तु की अंतरण के बदले मिलता है। यानी एक कार देगा तो उसके बदले में जो धन दिया जा रहा है, उसी धन यानी 1.5 लाख रुपए को ही कीमत कह देती हैं। और खंड 7 के अंतर्गत यहां पर कार क्या हो गई, माल हो गया, क्योंकि ये अनियोज्य दावे से भिन्न है, धन से भिन्न है, मनी से डिफरेंट है, जिसका अंतरण किया जाना है। एक व्यक्ति यानी विक्रेता से दूसरे व्यक्ति यानी क्रेता में इसे अंतरित किया जाना है, ट्रांसफर किया जाना है। तो यह माल कहा गया। लेकिन अगर यह माल का अंतरण जिस संविदा के अधीन किया जा रहा है, यदि ऐसी संविदा में माल में की जो संपत्ति है उसे तुरंत अंतरित कर देते हैं, कीमत लिए और माल की संपत्ति अंतरित कर दी गई, तो यह जो संविदा की गई थी वह संविदा विक्रय कहा जाएगा। यदि ए ने 1.5 लाख रुपए में बी को कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो जब कॉन्ट्रैक्ट सृजित हुआ उसी समय यदि ए बी को कार देता है और बी 1.5 लाख रुपया प्रदान कर देता है, यानी माल जैसे बी को प्राप्त हो गया और ए को कीमत प्राप्त हो जाती है, यह जो संविदा थी वही अब संविदा क्या हो जाएगी, विक्रय हो जाएगा।
इसका मतलब क्या होता है कि संविदा ही विक्रय में कन्वर्जन होता है। लेकिन जब वस्तु का अंतरण हो जाए, लेकिन जहां पर अंतरण बाद में किया जाना है, करार किया जा रहा है, तो करार करना भी संविदा के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि संविदा में नहीं आएगा, क्योंकि धारा 4 का पहला खंड स्पष्ट कर देता है। क्या कहता है कि विक्रय संविदा एक ऐसी संविदा है जो विक्रेता को माल में की संपत्ति को कीमत के बदले अंतरित कर देता है या अंतरण करने का करार करता है। इसका मतलब माल में की जो संपत्ति यानी जो माल है उसको उस समय या तो अंतरित कर दे, धन पाया ए ने बी को अंतरित कर दिया, तब तो ये विक्रय हो जाएगा, यानी ये भी संविदा के अंतर्गत आएगा। और अगर करार किया है तो ये भी संविदा आएगी। अब इसको खंड 3 से जोड़िए, जहां पर माल का तुरंत अंतरण हुआ है, खंड 3 कहता है ऐसी संविदा विक्रय कही जाएगी जहां पर माल का अंतरण अब आगे किसी भावी समय या किसी शर्त के पूरे होने पर किया जाता है, वह संविदा अब क्या हो जाएगी? करार हो जाएगी। जो आपने धारा 4 की प्रथम खंड में देखा था, अंतरण करता है या अंतरण करने का करार करता है, तो अंतरण अगर किया तो विक्रय, और अंतरण अगर भावी समय आगे के किसी समय पर या उसे किसी ऐसे शर्त के पूरा होने पर किया जाता है, तो वह जो अंतरण होगा, अब ऐसा अंतरण के लिए जो करार किया जा रहा है वह विक्रय करार हो जाएगा। तो अब अगर ए ने बी से कहा, क्या कहा? यह जो संपत्ति है यानी जो कार है वह आगामी 20 तारीख यानी 20 सितंबर को वह देगा, या ये कह दे कि हमें पहले आप 25,000 रुपया प्रदान कर दें, या ये कह दे कि आप 20 सितंबर तक अगर आपने 1.5 लाख रुपए देना शुरू नहीं करने, कंप्लीट नहीं कर देते हैं कि 20 सितंबर तक आप संपूर्ण धनराशि का अदायगी कर दें, तब कार जो है अंतरित कर दी जाएगी। तो यहां पर विद्यार्थियों शर्त रखी गई। अब जो बी है, यदि 20 सितंबर तक संपूर्ण धनराशि की अदायगी कर देता है, तो वहां पर अब शर्त क्या हो गई? पूरी हो गई। तिथि क्या है? एक्सपायर हो रही है, यानी उस तिथि को पूरा कर दिया उसने। तो अब ए के द्वारा कार अंतरित कर दी गई। तो जैसे शर्त पूरी होती है वैसे ही अब यह जो विक्रय करार है, यही विक्रय करार धारा 4 की खंड 4 के अंतर्गत किसमें चला जाएगा? विक्रय में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय संविदा 2 प्रकार की होती है, एक विक्रय और दूसरा विक्रय करार। विक्रय में क्या होता है कि वस्तु का अंतरण तुरंत होगा, अंतरित कर दी जाएगी। विक्रय करार में क्या होता है? किसी भावी समय पर या तिथि पर या शर्त के पूरा होने पर उसका अंतरण किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे धारा 4 के पहले खंड में जो लास्ट लाइन कही गई है कि एक भागिक स्वामी दूसरे भागिक स्वामी से विक्रय संविदा कर सकेगा। पार्ट ओनर किसे कहते हैं? हु इज पार्ट ओनर? पार्ट ओनर कौन है? तो जब किसी संपत्ति से, जब किसी प्रॉपर्टी पर
एक से अधिक ओनर होते हैं जिस पर उनका कब्जा होता है तो वह पार्ट ओनर कहे जाएंगे। धारा 4 का पहला खंड कहता है कि किसी प्रॉपर्टी में जो कोई एक पार्ट ओनर है उस पार्ट ओनर को किसी अन्य पार्ट ओनर से विक्रय की संविदा कर सकता है। यानी कोई प्रॉपर्टी है और उसमें यदि इस कार पर दोनों व्यक्ति का अधिकार है, दोनों इस पर राइट रखते हैं, तो वहां पर जो ए है ऐसी पार्ट ओनर्स विक्रय की संविदा कर सकते हैं, सेल या सेल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा जो विक्रय या विक्रय करार होता है धारा 4 के अंतर्गत इसको प्रतिपादित किया गया है। विद्यार्थियों ये बहुत ही ऑब्वियस होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे तो आज जो हम लोगों ने देखा एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है सेक्शन 4 विक्रय और विक्रय करार किसे कहते हैं, और बाकी जो हम डिटेल में चर्चा आप लोगों से शीघ्र करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, जो लाइव पर होगा। तो आज बस इतना ही। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, और आपका जो सब्सक्राइब होगा वो हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी प्रोवाइडर होगा। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।